नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा से ही एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बात करने वाले हैं आज फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में और उसका हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट है। और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण उस समय हो जाता है जब भारत में फसलों की बिजाई का समय आता है। उस समय इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो जाती है और इसका कारण क्या है। तो आज बताना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर हमारे एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है और इनका क्या संबंध है भारत के अंदर किसानों की लागत के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ, भारत के अंदर बढ़ रहे प्राकृतिक जो हमारे रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके पॉल्यूशन के साथ और इसके साथ साथ भारत की फसल की उत्पादकता के साथ। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इन सभी के साथ इसका क्या रिलेशन है ये भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक को समझिए। अब हमारे पौधे को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए कुछ आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है जो हमारी मिट्टी के अंदर उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय मिट्टी में काफी ऐसे तत्व हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है या समय के साथ साथ क्षीण होते चले जाते हैं। खासकर हम मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं उस समय। अब हमें इनको बाहरी रूप से देना पड़ता है केमिकल फॉर्म में और इसे हम उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के रूप में जानते हैं। और भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसका प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज थी और वो फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों को रिस्पॉन्सिव ज्यादा थी और उसकी वजह से फसल का उत्पादन काफी अधिक बढ़ रहा था। उस समय की मांग थी क्योंकि हमें उस समय फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के ऊपर आश्रित रहना पड़ रहा था। तो हमारे देश के अंदर फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों की भारी मशक्कत के बाद और इन उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल का उत्पादन बढ़ा लिया गया और समय के साथ साथ इन उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता चला गया क्योंकि ये उर्वरक जो है वो एक नशे की तरह काम करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक नशेड़ी व्यक्ति जब शुरुआत में नशा लेना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि जैसे ही उसने नशा खाया, नशा पिया, नशा लिया, उसके बाद उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो काफी फास्ट हो जाती है और उसे लगता है कि इस नशे के कारण वो ज्यादा काम कर पा रहा है, ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर पा रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी फसलों के साथ। जब शुरुआत में हमने फर्टिलाइजर्स या उर्वरक को देना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से फसल का उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे एक नशेड़ी व्यक्ति धीरे धीरे नशे का आदी होता चला जाता है और बाद में उसका उस नशे का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी मर्जी डोज उसकी ले ली जाए। वही हाल आज हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आपकी फसलों के साथ हो रहा है। हम उर्वरक को और ज्यादा अधिक मात्रा में डालते जा रहे हैं लेकिन उसका जो प्रोडक्शन की मैक्सिमम लिमिट थी वो पहुंच चुकी है और अब हम इससे ज्यादा उत्पादन को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हर साल आपके उर्वरकों का प्रयोग हमारे खेतों में बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से हमारे प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले इस बात को समझिएगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन मतलब हमारी हवा, हमारा जल और हमारी मिट्टी, ये तीनों प्रदूषित होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन आपके फर्टिलाइजर्स को जो हम प्रयोग में लाते हैं तो इनसे कुछ हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस आपके कन्वर्ट होने के बाद ये जल में जाने के बाद यूट्रोफिकेशन, आपकी पानी के ऊपर एक काई के रूप में बन जाते हैं जिससे जल प्रदूषित होता है। आपके ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूजल है उसमें जाते हैं तो उसमें नाइट्रेट एक पॉल्यूशन का काम करता है जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी जो बच्चों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपकी हवा के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है, ये हमारी हवा को प्रदूषित करती है जिसकी वजह से आपका पर्यावरण में एक असंतुलन हमें देखने को मिल रहा है। पहला नकारात्मक प्रभाव। दूसरा, अब हम जब फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ा रहे हैं लेकिन फसल का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो आपका स्थिर हो चुका है, तो इस समय आपके भारतीय किसान यानी कि हमारे किसानों के ऊपर एक आर्थिक बोझ लागत के रूप में बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे उसका जो लाभ है और लाभ परसेंटेज है वो लगातार घट रहा है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे भारतीय सरकार के द्वारा आपकी फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए, सरकार के द्वारा खरीदने के लिए किसानों को इन उर्वरकों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अगर मार्केट प्राइस उसका 1000 रुपए है तो किसान 200 से 500 रुपए तक उसकी जो है मार्केट में उसको पे करता है और वो फर्टिलाइजर या उर्वरक परचेज कर लेता है, जिसकी वजह से भारत सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ इसका बढ़ रहा है।
तो ये हमारे देश के अंदर ये कह सकते हो इसकी वजह से एक काफी असंतुलन पैदा हो चुका है और आज हमें इसको समझने की जरूरत है, इसमें बदलाव की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भारत के अंदर जो हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी के रूप में जानी जाती है। पहले नंबर पर आती है फूड सिक्योरिटी के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी। अब फूड सिक्योरिटी मतलब जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन आज के समय में दिया जा रहा है वो आपका फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। अब इसमें फूड का प्रिक्योरमेंट भी आएगा, उस राशन को पहुंचाने का भी आएगा, और जो आपका क्योंकि 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, चावल और मोटे अनाज जो आपके गरीब लोगों को दिए जाते हैं, बीपीएल लोगों को दिए जाते हैं, उसका बोझ भी इसी आपकी फूड सिक्योरिटी सब्सिडी के अंदर आता है, फूड सब्सिडी के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस फसल को जो हम फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा के रूप में जो आपका अनाज, गेहूं, चावल इनकी जरूरत है उनको पैदा करने के लिए भी आपके उर्वरकों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है और यही सब्सिडी जानी जाती है सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी के रूप में। अब देखिए अगर हम एकदम से आपके फर्टिलाइजर्स के ऊपर आपकी सब्सिडी को हटा दें या भारतीय सरकार के द्वारा इस सब्सिडी को एकदम से हटा दिया जाए तो हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। और दूसरा आपको एक बात और बता दूं, आपके सामने चौंकाने वाला तथ्य है कि जो आपकी फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ओवरऑल बजट से भी कहीं अधिक है। तो सोचने का विषय हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात यहां पर समझिएगा कि हमारी फूड सिक्योरिटी इससे क्या हो जाएगी, आपकी खतरे में आ सकती है एकदम से, और दूसरा ये जरूरी भी है हमारी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और नेक्स्ट है किसानों की आमदनी, क्योंकि अगर हम आपकी सब्सिडी को हटा देते हैं तो उसकी वजह से किसानों के ऊपर वित्तीय बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक तो किसान परचेज करेगा ही करेगा, और अब यहां पर वो और महंगा मिलने के कारण किसान के ऊपर एक वित्तीय बोझ बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसकी आमदनी घटना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारी बारी आती है जी मिट्टी का स्वास्थ्य। अगर हम इसी प्रकार से इन उर्वरकों का प्रयोग करते रहे तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी और ज्यादा खराब हो जाएगी, उसकी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता और ज्यादा क्षीण हो जाएगी और शायद उसको रिवाइव करना काफी मुश्किल काम हो जाए। जैसे होता ना, एक नशेड़ी आदमी है, उसको अगर नशे की लत लग जाए, शुरुआती दिनों में उसको शायद नशे से छुड़वाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको एक लत पड़ जाती है और वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहां से उसको वापस लाना मुश्किल हो जाए, और वही स्थिति आप सोचकर देखिए हमारी मिट्टी के साथ अगर हो गई तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आज भी हम कई बार बोलते हैं ना कि अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना है तो कम से कम 3 साल का समय लग जाता है। तो वही बात है, उसी प्रकार से हमारी मिट्टी को आज अगर हमें बचाना है तो इन उर्वरकों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वित्तीय बोझ पड़ने के कारण ये वित्तीय बोझ हमारे लोगों के ऊपर, हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपनी जेब से निकालकर या नेता अपनी जेब से निकालकर आपको पैसा दे रहे हैं, नहीं, ये हम जो टैक्स पेयर्स हैं इनके ऊपर ही इसका बोझ बढ़ता है। और अब वही बात है कि किसान सोचेंगे कि हम तो टैक्स पेयर नहीं, आप भी बहुत सारे उत्पाद जब खरीदते हो तो उनके ऊपर आप टैक्स पे करते हो। किसी पे 5% है जो जीएसटी, आप जानते होंगे, अलग अलग उत्पाद को जब परचेज करते हो तो उनके ऊपर आप भी जीएसटी देते हो, तो वो भी आपका टैक्स का पैसा है। तो वो आपके ऊपर इसका बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसको किस प्रकार से एक बैलेंस के रूप में आपका लाया जाए। तो देखिए यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप फिस्कल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। यूनियन बजट 2026 था वो लगभग 51 लाख करोड़ रुपए का था, और उसमें से फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो एलोकेशन था वो केवल 1.37 लाख करोड़ रुपए था। इससे हमें यह पता चलता है कि भारत के अंदर आपकी पॉलिसी यानी कि नीतियों के अंदर काफी अनियमितता है, जिसकी वजह से हमारी इनपुट सब्सिडी जो है वो आपकी लगातार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बजाय कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। होना क्या चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम तो जो आपके उत्पाद हैं उनके ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी, और उसकी वजह से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इससे आपका एक अनियमितता हमें समझ में आती है कि वित्तीय बोझ हमारी सरकार के ऊपर क्यों बढ़ रहा है। अब देखिए सब्सिडी यहां पर क्यों एक आपका जो है खतरे के रूप में हमारे सामने नजर आ रही है। तो देखिएगा सबसे पहले
सबसे पहला है कि फर्टिलाइजर्स का जो कंजप्शन है पिछले कुछ सालों में बढ़ चुका है और मैंने ये भी बताया आपको कि उससे क्या नकारात्मक प्रभाव हुआ। दूसरा, राइजिंग द ग्लोबल इनपुट कॉस्ट। अब देखो, लागत अगर बढ़ रही है तो किसान का जो लाभ है वो भी क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। अब बात करते हैं तो हमारा ज्यादातर जो फर्टिलाइजर या उर्वरक है वो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। सबसे पहले यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया को बनाने के लिए जिस नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है उसका लगभग 78% दूसरे देशों से हमें आयात करना पड़ता है। दूसरा, 90% जो फॉस्फोरस या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं वो हमें दूसरे देशों से आयात करने पड़ते हैं और आपका 100% पोटास दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे देश के ऊपर एक वित्तीय बोझ तो है ही है, साथ में आपकी जियोपॉलिटिकल स्थितियों के अंदर भी एक वल्नरेबिलिटी या चिंता का विषय नजर आता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर हमें चाइना, कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अगर डिपेंडेंट या आश्रित होना पड़ गया तो अब ये देश हमारे ऊपर बहुत सारे जो ट्रेड या व्यापार के समझौते हैं उनको थोपना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लगातार भारतीय सरकार अलग अलग देशों के साथ अलग अलग व्यापारिक समझौतों में आ रही है और उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर है। और अलग अलग केसेस में आपने देखा होगा, जैसे कॉटन के ऊपर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो किया गया। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड से आने वाले सेब यानी कि एप्पल के ऊपर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से घटाकर 25% कर दिया गया, जिससे हमारे देश के जो किसान हैं वो अपनी फसल को जब मंडी में लेकर जाएंगे तो उनके ऊपर उनको प्राइस या उनको दाम नहीं मिल पाएगा और फिर वहां पर अगेन किसान को सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरत है इस बात को समझने की कि हमारा दूसरे देशों के साथ इस प्रकार से पारस्परिक संबंध बना रहे कि हमें उन देशों के ऊपर ज्यादा आश्रित ना होना पड़े। लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए हमारे सामने एक आंकड़ा नजर आता है कि इन उर्वरकों के लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमें किसी न किसी अल्टरनेटिव, किसी दूसरे रास्ते को चूज करना पड़ेगा, वरना यह स्थिति काफी भयंकर नजर आ सकती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ। अब बात आती है कि हमारा मैक्सिमम लगभग 2/3 हिस्सा यानी कि 66% सब्सिडी का जो टोटल सब्सिडी है उसका ज्यादातर किसको जाता है, यूरिया को जाता है, और उसी यूरिया का जिसकी जरूरत आज के समय कम है। दूसरा, यूरिया का जो फिक्स प्राइस है 45 किलोग्राम का जो पर बैग है उसके लिए 242 रुपए किया गया है और ये भारत के अंदर सबसे कम प्राइस पर दिया जा रहा है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड में यूरिया का सबसे कम प्राइस भारत में है 242 रुपए प्रति बैग, जो कि 45 किलोग्राम का आता है। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो लगभग 1000 रुपए से भी ऊपर है और बाकी 800 रुपए प्रति बैग या उससे भी ज्यादा रुपए यहां पर सब्सिडी दी जा रही है भारतीय सरकार के द्वारा। और इसी वजह से इसके प्रयोग को लेकर अनियमितता है हमारे खेतों के अंदर, लेकिन किसान जिम्मेदार अभी भी नहीं है। मैं आगे आपको और बताता हूं। देखिए, लीड्स टू ओवर यूज एंड इम्बैलेंस, इसकी वजह से अब यहां पर किसान के द्वारा इसको आपका ओवर यूज किया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यूरिया का प्राइस जो है वो कंट्रोल्ड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 242 रुपए प्रति जो आपका बैग है वो किसान को पे करना पड़ता है, लेकिन डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो किसान को काफी महंगे पड़ते हैं। उनके प्राइस को लेकर कोई भी कंट्रोल्ड या ये कह सकते हो कंट्रोल प्राइस या एक फिक्स प्राइस भारतीय सरकार के द्वारा नहीं रखा गया है। और इन दोनों के ऊपर आपका चाहे यूरिया को छोड़कर अगर हम बाकी फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सभी के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जा रही है 2010 से, लेकिन यूरिया उस सब्सिडी का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिया तो काफी सस्ता है लेकिन बाकी उर्वरक, बाकी उत्पाद काफी महंगे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, मैं एक किसान हूं या आप एक किसान हो और हमें आप बाजार में कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हम ज्यादातर किसके ऊपर आश्रित होंगे, जो चीज सस्ती मिल रही है। और हमें लग भी रहा है कि हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो शायद इसकी वजह से उत्पादन बढ़ भी रहा है, तो इस वजह से किसान यूरिया के ऊपर ज्यादा आश्रित हो जाता है, उसी को लेकर खेत में ज्यादा प्रयोग में लाता है और धीरे धीरे यही कारण है कि हमारी भारतीय मिट्टी के अंदर हम यूरिया का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं और बाकी जो उर्वरक जिनकी जरूरत है उनको हम कम प्रयोग में ला रहे हैं और इस वजह से हमारी मिट्टी के अंदर एक इम्बैलेंस दिखाई पड़ता है। समझ में आया। दूसरा, अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्चुअल एनपीके रिकमेंडेड रेशियो है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिस रेशियो में आपका रिकमेंड किया जाता है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा या भारतीय एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो 4:2:1 है, यानी कि 4
किलोग्राम अगर हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं खेत में तो 2 किलोग्राम आपका फास्फोरस और 1 किलोग्राम हमें पोटाश डालना है। लेकिन अब सोच के देखिए कि एक्चुअल रेशियो आपका कितना है जिसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये रेशियो आपका कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, 10.9:4.4:1। इस रेशियो में हम आज हमारे उर्वरक यानी कि एनपीके फर्टिलाइजर्स को प्रयोग में ला रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन को लगभग 2 गुना से भी ज्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है, 2.5 गुना से भी ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। और इसी वजह से हमारी मिट्टी के अंदर आपका जो नाइट्रोजन है जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। और अब इससे क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने खाना जितना खाना था उससे ज्यादा खा लिया तो क्या होगा। आपने देखा होगा या तो आप बीमार पड़ जाओगे या आपका उल्टी के द्वारा भोजन जितना भी खाया गया था सारा बाहर निकल जाएगा। और अब यही हाल हमारी मिट्टी के साथ होता है, जितनी जरूरत है पौधा आवश्यकता के अनुसार उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाकी जो उर्वरक है वो बह के पानी के साथ या तो बाहर चला जाएगा खेतों से, और पानी के साथ पानी के ही जो स्रोत है हमारे पोंड यानी कि तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें चला जाएगा, वहां पर जाकर उस पानी को प्रदूषित करेगा। या क्या होगा, वो पानी के साथ बह के नीचे की लेयर्स में चला जाएगा और हमारे भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, उसको भी प्रदूषित करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाइट्रेट एक ऐसी फॉर्म है जो पानी के साथ सबसे अधिक घुलती है, और वही मिट्टी के साथ पानी के साथ जब मिट्टी से होते हुए लीच डाउन करते हुए हमारे वाटर बॉडीज में जाती है, ग्राउंड वाटर में जाती है, तो उस पानी को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है, ये नाइट्रोजन जब आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में वोल्टिलाइजेशन लॉस हमें देखने को मिलता है तो हमारी हवा के अंदर, हमारे पर्यावरण के अंदर एक ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में नजर आती है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और जिसकी वजह से आपका जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग में उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हो। तो ये स्थिति है कि जिसकी वजह से आपका जो नाइट्रोजन है वो इम्बैलेंस रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। और अब इसका आप कारण समझिए, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि बाकी फर्टिलाइजर्स का प्राइस कंट्रोल्ड नहीं है, ज्यादातर मार्केट के अंदर उपलब्ध जो आपका है वो यूरिया है, और इसी वजह से इसकी किल्लत, खासकर जो डीएपी जैसे फर्टिलाइजर अगर उपयोग में भी लाए जा रहे हैं तो वो आपके बिजाई के समय उनकी किल्लत देखने को नजर आती है। और यही कारण है कि भारत के अंदर किसान इसका मजबूरीवश प्रयोग में ला रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए, अंडर यूज ऑफ फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम फर्टिलाइजर एंड ओवर यूज ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक किया जा रहा है और फॉस्फोरस और आपके पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम किया जा रहा है। अब हम भारत और चाइना के बीच में एक कंपैरिजन देखते हैं, एक आंकलन देखते हैं। सबसे पहले क्रॉपलैंड, भारत का जो टोटल एरिया है जहां पर क्रॉप ग्रो करवाई जा रही है वो 168.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, ग्रोस क्रॉप एरिया की हम बात कर रहे हैं, और चाइना का लगभग 127.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग भारत में लगभग 182 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जा रहा है और चाइना के अंदर 373 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जा रहा है। अब बोलोगे सर हमारे इंडिया में तो अभी भी आपका फर्टिलाइजर्स या उर्वरक का प्रयोग कम किया जा रहा है, लेकिन चाइना के अंदर तो 373 किलोग्राम यूज किया जा रहा है, तो फिर ये क्या कारण है? अब इसका कारण समझिएगा, आगे बताता हूं। देखो, एग्रीकल्चर का जो टोटल जीवीए है, यानी कि एग्रीकल्चर में आपका अगर हम बात करें टोटल जीवीए के अंदर या हमारी जो ये कह सकते हो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो देखिए कितना है, 0.63 ट्रिलियन डॉलर, और आपका चाइना के अंदर 1.27 ट्रिलियन डॉलर। सोच के देखिए, हमसे लगभग दुगना जो है वो यहां पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है चाइना के अंदर, और आपकी जो जमीन है वो हमारे पास ज्यादा है, उनके पास कम है। अब बोलोगे सर ये जो उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है वो ज्यादा है, तो इसमें रेशो देखिएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था भारत में आपका एनपीके रेशो क्या है और यहां पर एनपीके रेशो क्या है। तो यहां पर आपका एक बैलेंस फॉर्म में प्रयोग में लाया जा रहा है फर्टिलाइजर्स, लेकिन हमारी तरह नहीं है कि हमने जरूरत भी नहीं है तो भी हम लोग डालते चले जा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये कारण है कि भारत के अंदर अभी भी उत्पादक क्षमता कम है। अब देखो, हम पंजाब के एग्जांपल से समझते हैं कि क्या स्थिति है। बोलोगे सर पंजाब का नाम क्यों खराब कर रहे हो, ना कोई आई जाते हैं कई बार। तो देखो, पंजाब और हरियाणा, और खासकर पंजाब की बात करें तो ये हमारा एग्रेरियन स्टेट है, हमारे देश का फूड बाउल है, जिसकी बदौलत आज हम पूरे देश को खिला पा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले हम पंजाब की स्थिति समझते हैं कि पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर या खेती का कितना बुरा हाल होता जा रहा है। देखिएगा जरा,
नाइट्रोजन का प्रयोग लगभग आपका 61% रिकमेंडेशन डोज से बढ़ चुका है। 60 से ज्यादा प्रतिशत हम ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। मतलब अगर 100 किलोग्राम की जरूरत है तो हम 160 किलोग्राम डाल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पोटेशियम लगभग 89% बिलो, यानी कि अगर 100 किलोग्राम की जरूरत है तो हम केवल 11 किलोग्राम ही आपके फास्फोरस को अवेलेबल करवा पा रहे हैं, सॉरी पोटेशियम को, और फास्फोरस आपका 8% कम है। और दूसरी बात देखिए रिजल्ट इसका क्या है। यील्ड, आज उपज जो है वो आपने देखी होगी पिछले कुछ सालों में लगभग सेम या बराबर नजर आ रही है। उपज में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने नाइट्रोजन या उर्वरकों का प्रयोग तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर आप उपज को देखोगे तो पिछले कुछ सालों से आपको स्थिर नजर आएगी। सेम प्रोडक्शन लेवल आपको नजर आएगा, प्रोडक्टिविटी नजर आएगी, यानी कि प्रति हेक्टेयर आपकी उत्पादकता में कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। फिर हमारी बारी आती है जी पुअर ग्रेन क्वालिटी। हमारी जो दानों की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, और इसके साथ साथ राइजिंग द इनपुट कॉस्ट, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजर्स के अंदर जब हम नाइट्रोजन को ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं तो उसकी वजह से फसल में बीमारियों और कीटों का प्रयोग भी बढ़ जाता है, और फिर उनको नियंत्रित करने के लिए हमारी लागत बढ़ती है, और इन फर्टिलाइजर्स को डालने के लिए, इनको परचेज करने के लिए जो हमारी जरूरत है वो भी लागत बढ़ती है। इसकी वजह से किसान का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो उनका लाभ प्रतिशत है, वो भी कम होता जा रहा है। तो यहां से समझिए कि कितना बड़ा नुकसान भारतीय किसान को हो रहा है, भारतीय खेती को हो रहा है, हमारे पर्यावरण को हो रहा है, और इसे कंट्रोल या नियंत्रित करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी पॉलिसी डिजाइन एंड द रूट कॉज। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के अंदर सब्सिडी मेनली प्रोडक्ट के साथ आपकी रिलीज्ड है एंड एनकरेज द सिंगल न्यूट्रिएंट यूज। उसकी वजह से भारत में यूरिया का प्रयोग बढ़ रहा है। लेकिन अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना के अंदर डायरेक्ट पर लैंड सब्सिडी जो है किसान को दी जाती है, और फर्टिलाइजर प्राइस मार्केट डिटरमाइन, यानी कि फर्टिलाइजर का जो प्राइस है वो मार्केट के द्वारा या मार्केट के ऊपर आधार है। जितना मर्जी उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता रहता है, तो केवल और केवल बाजार के ऊपर ये निर्भर करेगा। और चाइना के अंदर 60% जो फर्टिलाइजर उपलब्ध है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस या आपके पोटेशियम का मिक्सचर प्रेजेंट है। जैसे हमारे देश के अंदर डीएपी हम लोग देखते हैं ना, डीएपी एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन भी उपलब्ध है और आपका फास्फोरस पोटेशियम भी उपलब्ध है। तो दोनों आपके न्यूट्रिएंट उसमें उपलब्ध होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रयोग में लाएंगे तो एक न्यूट्रिएंट की आपकी जो है मिट्टी के अंदर या उसकी जो यूज है, उसका प्रयोग है, वो कम होता चला जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर याद रखना 17% ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, बाकी सारे के सारे आपके नजर आएंगे या तो सिंगल फॉर्म में या ये कह सकते हो जैसे आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर है उनकी फॉर्म में। तो अब जरूरत है कि हम भी हमारे देश के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग है वो बढ़ाएं, और इसके साथ साथ में एक बैलेंस जो आपका प्रयोग है उसको हम जो है प्रयोग में करें, क्योंकि किसान को समझाने की जरूरत है, किसान को बताने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों से सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग भारत में किया जा रहा है, यानी कि मृदा का जो प्रशिक्षण है उसको कर मृदा का जो है जांच करके और उसके आधार पर हमारे खेतों के अंदर उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान जागरूक हुए, लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटी काफी अलग नजर आती है, क्योंकि जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम स्टार्ट की गई थी वो अलग अलग राज्यों के अंदर, कई राज्यों में तो वो बिल्कुल फेलियर के रूप में नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां के किसानों को उसकी जमीनी हकीकत ना पता होने के कारण, एक्चुअली में सैंपल ना लेने के कारण, उनका रिजल्ट किसानों तक सही ना पहुंच पाने के कारण किसान बड़ी समस्या में नजर आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकार से कड़े रूप में नजर आते हैं कि नहीं, वो हमारा भला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब उन किसानों के ऊपर हमें यह सोचना पड़ेगा कि कैसे उनको समझाया जाए, यानी कि भारत में एक्सटेंशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। तो मैंने आपको कहा कि फेलियर क्यों है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एक अच्छा आपका ये कह सकते हो कि अल्टरनेटिव था, लेकिन इसके बावजूद भी फेलियर क्यों नजर आया? क्योंकि इसमें से यूरिया को हमने बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से प्राइस जो डिस्टोर्शन था वो सेम रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, और फार्मर रिस्पॉन्ड टू चीपर नाइट्रोजन। क्योंकि अब आपको पता है कि अगर ये नाइट्रोजन का बेहतर सोर्स जो अगर उनको मिल रहा है नाइट्रोजन के रूप में, यूरिया के रूप में, तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी है, यानी कि अगर हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपके खेत में डालते हैं तो उसमें से केवल 35 और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग ही आपकी फसलों के द्वारा किया जा रहा है, बाकी 60 किलोग्राम नाइट्रोजन बह के चली जाती है, वो आपके प्रयोग में फसलों में नहीं आती है, हमें अगली बार फिर डालना पड़ रहा है। अब यही कारण है कि हमारे देश के अंदर आपकी असंतुलन जो हमें है फर्टिलाइजर्स का नजर है आ रहा है। मेजॉरिटी
फर्टिलाइजर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्रॉप एंड वेस्टेड पब्लिक मनी। अब देखिए हम लोगों ने सब्सिडी दी, ठीक है, अच्छी बात है, या सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी डाला गया, अगर वो सारा काम में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनमें से 60% आपका बह के चला गया, इसका मतलब जो आपका टैक्स पेयर्स का मनी था वो भी बह के चला गया। तो इसमें यहां पर कसूर क्या हुआ कि हमने इसमें अनियमितता बरती, हमने असंतुलन प्रयोग किया फर्टिलाइजर्स का, उर्वरकों का, जो जरूरत नहीं थी उसके हिसाब से हमने डाला, जो रिकमेंडेशन नहीं थी उसके हिसाब से हमने गलत डाला, उससे अधिक प्रयोग में लाया, तो वो एक जरूरत के हिसाब से हमने गलत प्रयोग में लाया। एनवायरमेंटलिस्ट एक्सटर्नलिस्ट, अब देखो यहां पर क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन का जो लॉस है उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन बढ़ रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 278 गुना ज्यादा खतरनाक है। नाइट्रेट पॉल्यूशन आपके ग्राउंड वाटर में बढ़ रहा है और इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ यानी कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर और आपके क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किया। नेक्स्ट आपकी बारी आती है डिक्लाइन द फर्टिलाइजर प्रोडक्टिविटी, जो हमारे उर्वरकों की उत्पादक क्षमता है वो भी कम हो रही है। कैसे, देखो जब भारत में शुरुआती दौर में आपके फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होने लगा था तो 1 किलोग्राम आपके फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के साथ हम 10 किलोग्राम तक आपका प्रोडक्शन कर रहे थे ग्रेन का। लेकिन 2015 के अंदर स्टडी हुई और इरिगेटेड एरिया के अंदर 1 किलोग्राम उर्वरक के साथ हम केवल 2.7 किलोग्राम ही अनाज का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो सोच के देखिए आपकी कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो अब यही कारण है कि लगभग 4 गुना आपका उत्पादन क्षमता उर्वरकों की कम हो चुकी है, क्योंकि हमने जरूरत से अधिक उनका प्रयोग में लाना स्टार्ट कर लिया। वही सेम बात आप समझिए कि पहले एक नशेड़ी व्यक्ति ने नशा जब शुरुआत की थी उसने, तो वो आपका हो सकता है कि एक बीड़ी के साथ या एक सिगरेट के साथ भी उसको बहुत गहरा नशा होता होगा, लेकिन आज वो अगर मान के चलिए पूरा का पूरा 10 बंडल पी जाए या 20 सिगरेट पी जाए, 50 सिगरेट पी जाए, तो शायद उसको थोड़ी देर ही नशा रहता होगा, फिर उसको तलब लग जाती होगी। वही हालात हमारे यहां पर भी हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम आपका फर्टिलाइजर या उर्वरक का प्रयोग करने से पहले 10 किलोग्राम तक अनाज उत्पन्न हो जाता था, आज वो जो है 1 किलोग्राम के प्रयोग से लगभग 2.7 किलोग्राम ही हम लोग उत्पादित कर पा रहे हैं। और ये तो 2015 का डेटा है। सोच के देखिए अगर 2025 में ये स्टडी हो तो ये लगभग मुझे लगता है बराबर ही पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति है हमारी। तो हमारा मोर फर्टिलाइजर लेस आउटपुट, ठीक है, हम ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ कुछ लीकेज भी है। 20 to 25% जो सब्सिडाइज्ड यूरिया है वो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर या गैर कृषि आधारित प्रयोग जो है उनके अंदर जा रही है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है एंड स्मगल्ड अक्रॉस द बॉर्डर। माना जा रहा है कि ये आपका जो फिस्कल या ये कह सकते हो कि हमारा जो सब्सिडाइज्ड यूरिया है उसको दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता है ब्लैक मार्केट के तहत। अब जिसके कारण हमारे देश का जो वित्तीय बोझ है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट के अंदर उसका प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर बारी आती है जी रिफॉर्म। अब रिफॉर्म की जरूरत क्यों है और रिफॉर्म का कारण क्या है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सबसे पहला कारण है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कृषि कानून आए थे, तो कृषि कानून कहीं ना कहीं किसानों के साथ राय ना लेकर एकदम से उनके ऊपर थोपे जा रहे थे। अब जब तक आपकी राय नहीं ली जाएगी, उसमें प्रॉपर आपके विलिंग नहीं होगी, तो डेफिनेटली बैकलेस हमें मिलेगा। और वही कारण है कि अब अगर एकदम से फर्टिलाइजर सब्सिडी को हटा लिया जाए तो सरकार को एक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अब इसी वजह से सरकार सब्सिडी नहीं हटा रही है जी। ठीक है, उनकी तरफ से ये वाजिब बात भी होगी, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर जो हमारी एक संतुलन है प्रकृति के अंदर या जो हमारा पर्यावरण के अंदर या हमारी जो इकोसिस्टम के अंदर या फिर हमारी जो वित्तीय स्थिति है उसके अंदर, तो वो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे और देश के ऊपर ये वित्तीय बोझ बढ़ता चला जाएगा और ये किसानों के लिए एक नकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इसको अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, प्रोग्रेसिव फार्मर सब लोग मिलकर इसको सुलझाएं और एक अच्छा और नया तरीका इसमें रास्ता निकाला जाए। उनमें से कुछ बेहतर रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि पहला अगर हम बात करें, एक तो प्राइस जो कंट्रोल है उसको हटाया जाए। दूसरा आपका है मार्केट के प्राइस को अपने आप अलाउ किया जाए कि वो मार्केट के अंदर किस प्रकार से उसका प्राइस है, जरूरत के हिसाब से उसका प्राइस रखा जाए ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है या वित्तीय बोझ है सरकार के ऊपर ना हो।
एंड प्रोटेक्ट फार्मर वाया डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। अब यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम लोग अलग अलग स्कीम के तहत देखते हैं, उसको बढ़ाया जाए। यानी कि अगर किसान को मान के चलिए उनको अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसके तहत वो ज्यादा बेहतरीन प्रयोग में ला सकते हैं आपके जो उत्पाद प्रयोग में लाए जा रहे हैं। क्योंकि अब अगर उत्पाद पे आप लोग कोई भी सब्सिडी दोगे तो फार्मर जो सस्ता होगा उसको ज्यादा परचेज करेगा, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा तो उसमें यह फायदा हो जाएगा कि किसान आराम से अपनी जरूरत के हिसाब से उन चीजों को खरीदेगा, और मुझे लगता है कि उससे किसान को फायदा भी ज्यादा होगा, उसकी आमदनी भी ज्यादा बढ़ेगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, और जो हमारा असंतुलन है इन उर्वरकों के प्रयोग को लेकर वो भी कहीं ना कहीं आपका संतुलित जो है नजर आएगा। तो इसलिए जरूरत है कि इस प्रकार के एक्शंस लिए जाएं। इससे आपका क्या होगा, एक तो प्राइस जो है वो हमें कहीं ना कहीं रेगुलेट होते हुए नजर आएंगे, दूसरा बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट यूज हो सकेगा, इसके साथ साथ इनोवेशंस इन फर्टिलाइजर्स यानी कि आपका और ज्यादा इसके अंदर जो है कहीं ना प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो है नए इनोवेशंस भी होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। लेकिन फार्मर्स जो है, एक तो सबसे पहले उनका लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब डिजिटलाइजेशन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके साथ जरूरत है कि किसान जो है वाकई में क्या प्रयोग में लाते हैं, है ना, वो एक रियल आंकड़ा हमारे सामने नजर आना जरूरी है। दूसरा है डिफिकल्ट टू टारगेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि अब इसमें क्या है, भारत के अंदर ज्यादातर क्या है, छोटे और मंझले किसान है, और दूसरी तरफ ज्यादातर किसानों के द्वारा क्या किया जाता है, ठेके पे लेके जमीन को उसके बाद उनको कल्टीवेट किया जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसके खाते में जाएगा उसको लेकर बड़ा एक असमंजस की स्थिति हमारे देश में बन जाती है, क्योंकि देश के अंदर जब ठेके पे जमीन ली जाती है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे देश में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टारगेट जो है वो किसको किया जा रहा है उसको समझना काफी मुश्किल है। और सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, एक तो प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड किए जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनका जो कहीं ना कहीं और ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट किया जाए, इसके साथ फर्टिलाइजर्स जो सेल है, सैटेलाइट इमेज है, या हमारा प्रोक्योरमेंट डेटा है, इनको लेकर हमें और ज्यादा बेहतरीन जो है डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसको लेकर एक आंकलन करना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें उनको इंटीग्रेट करते हुए मशीन लर्निंग के साथ ये समझने की जरूरत है कि कहां पर इसका वाकई में प्रयोग लाकर हम एक इफेक्टिव वे के साथ फर्टिलाइजर्स को एक बैलेंस फॉर्म में प्रयोग में ला सकते हैं और किसानों को फायदा इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। और सेकंड बेस्ट रिफॉर्म है आपके नाइट्रोजन के बेस के ऊपर जो सब्सिडी है उसको डिक्रीज किया जाए, और फास्फोरस और पोटेशियम के ऊपर सब्सिडी को बढ़ाया जाए, ताकि एक अगर सब्सिडी आपकी कांस्टेंट रूप में दी जाएगी तो उससे बैलेंस प्रयोग आपका फर्टिलाइजर्स का बढ़ेगा, और साथ में यहां पर जो एक प्रकार से ये कह सकते हो कि किसानों का बैकलैश है, मुझे लगता है इसमें कम देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है कि आपका बेहतर तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, और खासकर जो उपलब्धता है फर्टिलाइजर्स की वो भी की जाए, वो भी प्रयोग में यहां पर पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ कुछ और भी अल्टरनेटिव्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स यानी कि जैसे आपके जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं या फिर मिक्स फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रयोग में लाया जाए। फर्टिगेशन, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, जिनके साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए, और साथ में यह भी कोशिश की जाए कि भाई आपके खेतों के अंदर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, और किसान के लिए एक्सटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम आपके लाए जाएं, ताकि उन प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ किसान और बेहतर तरीके से उनको समझ सके और आने वाले समय के अंदर इसका फायदा भी किसान उठा सके। इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सब्सिडी को लेकर आपका और ज्यादा बेटरमेंट किया जाए। साथ में जो हमारे जैसे बायो फर्टिलाइजर्स में आपके कह सकते हो जैसे राइजोबियम आपका हो सकता है, या ये कह सकते हो बायो फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन आपके जो यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रयोग में ला सकते हैं, या फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया को प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे खेतों के अंदर एक तो जो आपका बायो सिस्टम है वो रेगुलेट हो पाएगा, और जो एक न्यूट्रिएंट साइकिल है वो प्राकृतिक न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन हो पाएगा, और जिससे हमारी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता तो बढ़ेगी, और साथ में हमारा जो क्रॉप रोटेशन है वो भी एक हेल्प कर सकता है खेतों के अंदर उत्पादन क्षमता या जो हमारी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने में। ठीक है, अब फिस्कल गेन फ्रॉम रिफॉर्म, इससे लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हमें होने वाला है, और इसी पैसे को यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जो कि आज आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा एजुकेशन बजट है पिछले 10-15 सालों में लगभग आपका 4% जो हुआ करता था वो 2 से 2.5% रह चुका है।
सोच कर देखिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के भी यही हालात हैं। जो पैसा पहले ज्यादा दिया जाना चाहिए था वो अभी कम होता जा रहा है। और इवन दो कई जगह तो ऐसे हालात हैं कि हमारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों की सैलरी तक भी समय पर नहीं दी जा पा रही है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि इनोवेशंस, रिसर्च और डेवलपमेंट हम लोग कर पाएंगे। मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ेगा, और जिससे हमें खेत की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए वही लोग हमें बता सकते हैं भाई। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है। चलिए वापिस आता हूं। इरिगेशन, वैल्यू चेन एडिशन, हायर वैल्यू एग्रीकल्चर, इनके ऊपर हम यानी कि हायर जो आपका एक प्रकार से प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जैसी टेक्निक्स है, उनके ऊपर हम लोग इस फंड को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। तो आपका क्या फायदा होगा? तो हायर प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, रूरल डिमांड बढ़ेगी, और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में हमें एक जो है बेटरमेंट देखने को मिलेगा, और ग्रोथ साइकिल में आपको जो है ग्रोथ नजर आएगी। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल आंकड़ा था फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें क्या हम बदलाव कर सकते हैं जिससे किसानों तक एक बेहतर तरीके से जो उर्वरक का प्रयोग है वो कैसे करना है, बैलेंस यूज कैसे करना है, इसको समझाया जाए। और सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि क्या वाकई में सरकार की नीयत है इसको लेकर या नहीं है, या किसानों को लेकर सरकार चिंतित है और वाकई में इस प्रकार के एक्शन प्लान किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर जो मैंने एक आपको तंज कसा है, या ये कह सकते हो सरकार के ऊपर तंज कसा है, क्या वो वाकई में सही है या नहीं है, इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।